Good morning, dear students. Myself Aryan Kumar. Today we will discuss new chapter of chemistry, and the name of this chapter is periodic classification of elements. स्टूडेंट्स, आज हम लोग केमिस्ट्री में एक नए चैप्टर को डिस्कस करने जा रहे हैं, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। ये केमिस्ट्री का 5th चैप्टर है एस चांद बुक से। इस चैप्टर में हम लोग जो है एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो इस चैप्टर में हम लोग को मेनली एलिमेंट्स को किस तरीके से क्लासिफाई किया जाएगा, और सिंपल सा इस चैप्टर में बोलें तो पीरियोडिक टेबल के बारे में पढ़ना है। और हम लोग जूनियर क्लासेस में पीरियोडिक टेबल को देखे हैं, और ये पीरियोडिक टेबल जो है ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है। और इस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है स्टार्टिंग से क्या इसी फॉर्म में था, तो ये स्टार्टिंग से इसी फॉर्म में नहीं था। इसमें टाइम टू टाइम चेंजेज आता गया, और मॉडर्न टाइम में यानी कि अभी के प्रेजेंट टाइम में ये इस फॉर्म में है। तो हम लोग सबसे पहले डिस्कस करेंगे इसका अर्लियर कंसेप्ट, मतलब क्या कि एलिमेंट को क्लासिफाई करने का नीड क्या है, क्यों हम एलिमेंट को क्लासिफाई करेंगे। तो एलिमेंट को क्लासिफाई करने का नीड जो है इसीलिए आया क्योंकि स्टार्टिंग में जो है बहुत कम नंबर ऑफ एलिमेंट्स थे, तो उसके प्रॉपर्टी को याद रखना आसान था। स्टार्टिंग में 10, 20, 30 ये एलिमेंट्स थे, तो उतने एलिमेंट के प्रॉपर्टी को याद रखना आसान था। लेकिन जैसे जैसे टाइम पास करता गया और नंबर ऑफ एलिमेंट्स का जो डिस्कवरी है वो बढ़ता चला गया, और अभी प्रेजेंट टाइम में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है 118 एलिमेंट्स हैं। यानी कि प्रेजेंट टाइम में हम लोगों के पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स 118 हैं, और ये 118 एलिमेंट्स के प्रॉपर्टी को याद रखना मुश्किल होता है। तो इसीलिए इस एलिमेंट्स के क्लासिफिकेशन का नीड आया, यानी कि लार्ज नंबर ऑफ एलिमेंट के प्रॉपर्टी को याद रखने के लिए हम लोगों ने एक शॉर्टकट ट्रिक ढूंढना शुरू किया, और उसी शॉर्टकट ट्रिक ढूंढने के क्रम में ये पीरियोडिक टेबल का फॉर्मेशन हुआ है। तो हम लोग जो है पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन देखते हैं वो किस बेसिस पे रहता है। तो स्टार्टिंग में सबसे पहले साइंटिस्ट को प्रॉब्लम आ रहा था बेसिस ढूंढने में कि किस बेसिस पे एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया जाए। तो एलिमेंट्स को क्लासिफाई करने के लिए स्टार्टिंग में कुछ साइंटिस्ट डेंसिटी के आधार पे उसको अरेंज किए, कुछ मेल्टिंग पॉइंट के आधार पे, कुछ बॉइलिंग पॉइंट के आधार पे, लेकिन सबका बेसिस ही जो है वो गलत हो रहा था। तो इसमें जो है हम लोग को ये डेंसिटी, मेल्टिंग पॉइंट ये सब डिस्कस नहीं करना है। हम लोग स्टैंडर्ड 10 लेवल पे हम लोग जो है सबसे बेसिक फंडामेंटल प्रॉपर्टी एटॉमिक मास के आधार पे क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। यानी कि हम लोग के बुक में इवन 11th 12th के बुक में भी जो है हम लोग को सबसे फंडामेंटल बेसिस जो है वो एटॉमिक मास के आधार पे क्लासिफिकेशन पढ़ना होता है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अर्लियर कंसेप्ट ऑफ पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। यानी कि स्टार्टिंग में एलिमेंट्स को क्लासिफाई करने के लिए यानी उसको अरेंज करने के लिए कौन कौन से साइंटिस्ट ने अपना अटेम्प्ट किया। तो इसके लिए जो है सबसे पहला अटेम्प्ट आता है, यानी कि हम इसको ये भी बोल सकते हैं हिस्टोरिकल डिस्कशन है। ये हिस्टोरिकल डिस्कशन है पीरियोडिक टेबल का। तो इसमें सबसे पहला नाम आता है डॉवर्नियर्स का। डॉवर्नियर्स का, तो ये जो है डॉवर्नियर्स का कंसेप्ट हम लोग डिस्कस करेंगे। तो डॉवर्नियर एक केमिस्ट था, और ये जो है
अपने टाइम में जो भी एलिमेंट्स था उसको क्लासिफाई करने के लिए बेसिस बनाया था एटॉमिक मास को। क्लास 9th में हम लोग पढ़े हैं एटॉमिक मास क्या होता है उसके बारे में। तो हम लोग जो है यहाँ पे डॉवर्नियर के कंसेप्ट में देखेंगे कि ये एटॉमिक मास को बेसिस मानते हुए वो एलिमेंट का ट्राइड बनाया था। ट्राइड का मतलब होता है 3 एलिमेंट का ग्रुप। ट्राइड का मतलब होगा ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट्स। तो ये जो डॉवर्नियर जो था 3 एलिमेंट का ग्रुप बनाता था और उसमें से वो फर्स्ट और आखिरी एलिमेंट के एटॉमिक मास का एवरेज निकालता था और वो एवरेज मिडिल एलिमेंट के नियरली इक्वल या एग्जैक्ट इक्वल होता था। तो उस तीनों को एक ट्राइड में वो फॉर्म कर देता था और तीनों का फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी क्या होता था, सेम हो जाता था। तो डॉवर्नियर के अकॉर्डिंग हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं कि मान लेते हैं 3 एलिमेंट है ए बी सी। वो इस 3 एलिमेंट को पिक किया और इसमें ये फर्स्ट और आखिरी जो एलिमेंट है इसके एटॉमिक मास का एवरेज फाइंड किया और वो एवरेज मिडिल के यानी कि बी एलिमेंट के इक्वल आया। तो ये तीनों को वो एक वर्टिकल लाइन में रखता था, जिस वर्टिकल लाइन को ग्रुप बोला जाता है। तो इसमें जो है फर्स्ट और आखिरी एलिमेंट का एवरेज एटॉमिक मास वो मिडिल के नियरली इक्वल या एग्जैक्टली इक्वल आता था। तो इस तरीके से ये एक ट्राइड बन गया और इस तीनों एलिमेंट का प्रॉपर्टी जो होता था इक्वल होता था। तो हम लोग जो है एक एग्जाम्पल लेते हैं जो कि डॉवर्नियर ने फॉर्म किया था उसको। लिथियम, पोटेशियम। लिथियम का एटॉमिक मास 7, पोटेशियम का 39 और सोडियम का 23। तो ये डॉवर्नियर का फर्स्ट एग्जाम्पल है, फर्स्ट 3 एलिमेंट्स ये एग्जाम्पल है डॉवर्नियर ट्राइड का। इसमें देख सकते हैं 3 एलिमेंट डॉवर्नियर लिया था और ये किस तरीके से अरेंज है। तो इसमें देखिए फर्स्ट एलिमेंट और लास्ट एलिमेंट का एटॉमिक मास का एवरेज फाइंड करते हैं। तो एवरेज फाइंड करना हम लोग जानते हैं, इसका एटॉमिक मास 7 है और लास्ट वाले का 39 डिवाइडेड बाय 2। एवरेज निकालने के लिए जो भी नंबर होता है उसको ऐड करके उसका नंबर ऑफ डाटा से डिवाइड कर देते हैं। तो 7 + 39 कितना डाटा था एटॉमिक मास का, 2 था, तो 2 से डिवाइड कर दिए। तो 7 + 39/2 कितना आएगा, 23। तो देख सकते हैं मिडिल में 23 एटॉमिक मास आया है। यानी कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम ये तीनों का प्रॉपर्टी क्या होगा, सिमिलर होगा। तो इस तरीके से डॉवर्नियर ने 3 एलिमेंट का ट्राइड बना के एलिमेंट को क्लासिफाई करना स्टार्ट किया। तो इससे देखिए फ़ायदा क्या हुआ। पहले लिथियम, सोडियम, पोटेशियम का अलग अलग प्रॉपर्टी याद करना पड़ता था, लेकिन अब सिर्फ इस तीनों को एक ग्रुप बना के इस ग्रुप का प्रॉपर्टी याद कर लेंगे। तो जो इस ग्रुप का प्रॉपर्टी होगा वही इस लिथियम का भी होगा, सोडियम का भी होगा और पोटेशियम का भी होगा। और इस तीनों ग्रुप जो एलिमेंट का है इसको हम लोग बोलते हैं अल्कली मेटल। अल्कली मेटल ये फर्स्ट एग्जाम्पल है। बुक में हम लोगों को टोटल 3 एग्जाम्पल है जो डॉवर्नियर ट्राइड बनाया था, बस वो 3 ही ट्राइड बनाया था, जिसमें से ये फर्स्ट ट्राइड को एक्सप्लेन किए। इसमें एक्सप्लेनेशन में सिंपल है, फर्स्ट और आखिरी के एटॉमिक मास का एवरेज मिडिल के नियरली इक्वल या एग्जैक्ट इक्वल होगा। और इस तीनों जो एलिमेंट का ग्रुप है इसको अल्कली मेटल कहते हैं। अल्कली मेटल इसको इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इसका जो ऑक्साइड होगा वो
वाटर सॉल्युबल बेस होगा। और हम लोग को सिंपल सा यहाँ पे ये एक लाइन ध्यान में रखना है कि मेटल का ऑक्साइड बेसिक नेचर का होता है। हम लोग एसिड बेस चैप्टर में इसको पढ़ेंगे, फिलहाल सिर्फ इसको ध्यान में रखना है कि मेटल का ऑक्साइड बेसिक नेचर का होता है और ये जो बेस बनाएगा तो ये तीनों ही बेस जो है वाटर सॉल्युबल होगा, इसीलिए इस ग्रुप को क्या बोलते हैं, अल्कली मेटल बोलते हैं। तो इस तरीके से ये डॉवर्नियर का अर्लियर कंसेप्ट था कि वो एटॉमिक मास के आधार पे एलिमेंट को अरेंज किया। अब हम लोग जो है इसके स्टेटमेंट को देखते हैं। तो according to Dauvernier's triad, when elements are arranged in the order of increasing atomic masses, groups of 3 elements having similar chemical properties are obtained. The atomic mass of the middle element of the triad being equal to the arithmetic mean of the atomic mass of the other 2 एलिमेंट्स। यानी कि डॉवर्नियर 3 एलिमेंट का ग्रुप बनाया और उसका फर्स्ट और आखिरी का अर्थमेटिक मीन निकाला। अर्थमेटिक मीन या एवरेज तो वो मिडिल के इक्वल आया। तो इस तरीके से ये डॉवर्नियर ट्राइड का स्टेटमेंट था। अब हम लोग जो है डॉवर्नियर ट्राइड में हम लोग जो है दूसरा एग्जाम्पल ले सकते हैं। तो दूसरा एग्जाम्पल आएगा कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम। कैल्शियम का एटॉमिक मास जो है 40 और इसका 137 और इसका 88 स्ट्रोंशियम का। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम में ये फर्स्ट और आखिरी स्ट्राइड का जो ये है ये स्ट्राइड का फर्स्ट एलिमेंट है और ये आखिरी एलिमेंट है। दोनों का एवरेज फाइंड करेंगे तो या तो इसके एग्जैक्ट इक्वल आएगा या फिर नियरली इक्वल आएगा। तो हम लोग फाइंड करते हैं इसका एवरेज। तो 40 प्लस 137 डिवाइडेड बाय 2, तो ये यहाँ पे 771/2 2 8 88.5 आया। तो ये एग्जैक्ट इक्वल नहीं आया बट नियरली इक्वल आ गया। तो डॉवर्नियर में यही कहा गया था फर्स्ट और आखिरी का एवरेज एटॉमिक मास मिडिल के इक्वल आएगा या नियरली इक्वल आएगा। तो यहाँ देख सकते हैं ये नियरली इक्वल आया। तो ये भी एग्जाम्पल है डॉवर्नियर ट्राइड का। तो ये सेकेंड ट्राइड है डॉवर्नियर के द्वारा बनाया गया। और इस ग्रुप को हम लोग जो है अल्कलाइन अर्थ मेटल कहते हैं। अल्कलाइन अर्थ मेटल। अल्कलाइन अर्थ मेटल क्यों कहते हैं इसको? अल्कलाइन का मतलब ही होता है बेसिक। तो मेटल का ऑक्साइड पहले ही बोले हैं बेस होगा। तो ये सब बेसिक है और ये जनरली मिलता है अर्थ के अंदर से, इसीलिए इसको अल्कलाइन अर्थ मेटल कहते हैं। तो ये ग्रुप को अल्कलाइन अर्थ मेटल, और ये भी सेकेंड एग्जाम्पल है। और एक थर्ड एग्जाम्पल है क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। क्लोरीन का एटॉमिक मास 35.5, आयोडीन का 127 और ब्रोमीन का 80। ये भी एक ग्रुप बनाया। यहाँ पे देख सकते हैं कि इस दोनों का एवरेज जो है इसके नियरली इक्वल आएगा। तो यहाँ पे 35.5 प्लस 127/2, तो ये ऐड होके 81.25, तो ये नियरली इक्वल आया 80 के। तो इसीलिए ये तीनों को एक ट्राइड बनाया और तीनों का प्रॉपर्टी क्या होगा, सिमिलर। और इस ग्रुप का एक स्पेशल नाम दिया गया, इसको कहते हैं हैलोजन ग्रुप। तो ये तीनों के ग्रुप को हैलोजन ग्रुप कहा जाता है। हैलोजन ग्रुप क्यों बोला जाता है इसको? तो हैलोजन का मतलब होता है, हैलोजन का मतलब होता है सॉल्ट। हैलो का मतलब होता है सॉल्ट और जेन का मतलब होता है फॉर्मर।
तो साल्ट बनाने वाले एलिमेंट को हैलोजन बोला जाता है। तो ये तीनों ही साल्ट बनाने में हेल्प करता है। और हम लोग कॉमन साल्ट का फॉर्मूला जानते हैं, क्या होता है कॉमन साल्ट, जिसको सोडियम क्लोराइड कहते हैं। देख सकते हैं इसमें Cl आया है कि नहीं आया, और NaCl क्या है, साल्ट है। तो इसीलिए इस ग्रुप के एलिमेंट को क्या बोलते हैं, हैलोजन ग्रुप बोलते हैं, क्योंकि ये साल्ट का फॉर्मेशन करता है। तो इस तरीके से ये तीन ही एग्जाम्पल है डॉवर्नियर ट्राइड का। अगर एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आएगा तो क्वेश्चन में तीन में से कोई एक एग्जाम्पल को लिख देना है। अब आता है कि डॉवर्नियर के स्ट्राइड में क्या प्रॉब्लम आया, इसको एक्सेप्ट क्यों नहीं किया गया, इसका लिमिटेशन क्या है। तो एग्जाम में क्वेश्चन रहेगा व्हाट इज द लिमिटेशन ऑफ डॉवर्नियर स्ट्राइड। तो इसका लिमिटेशन एक ही है कि ये जो है जितना उस समय नोन एलिमेंट था उस एलिमेंट को ट्राइड का फॉर्म में नहीं कर पाया वो, यानी ट्राइड का फॉर्मेशन सारे एलिमेंट को नहीं कर पाया, बस वो तीन को ही ट्राइड के फॉर्म में बना पाया। तो इसीलिए ये ज़्यादा एक्सेप्टेड नहीं हुआ और डॉवर्नियर के ट्राइड को रिजेक्ट कर दिया गया। इसका लेस नंबर ऑफ ट्राइड बना इसी के वजह से, जितना नॉन एलिमेंट्स था वो सबको ये ग्रुप के फॉर्मेशन में नहीं कर पाया। अब जो है इसके बाद डॉवर्नियर को जब रिजेक्ट किया गया तो इसके बाद नेक्स्ट साइंटिस्ट आते हैं न्यूलैंड्स। न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, ये सेकेंड है डॉवर्नियर के बाद का है। जब डॉवर्नियर रिजेक्ट हुआ उसके बाद न्यूलैंड्स का लॉ ऑफ ऑक्टेव्स आता है। तो जैसे डॉवर्नियर में लॉ ऑफ ट्राइड्स उसको बोल सकते हैं क्योंकि तीन तीन का ग्रुप बना है, तो यहाँ पे लॉ ऑफ ऑक्टेव्स है। तो ऑक्टेव्स का मतलब समझ लेते हैं, ऑक्टेव्स का मतलब होगा 8, ठीक है। तो हम लोग जो है न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स के बारे में पढ़ेंगे कि ये किस तरीके से एलिमेंट को अरेंज किया। तो ये भी, इसका भी बेसिस एटॉमिक मास ही था और एटॉमिक मास का इंक्रीजिंग ऑर्डर में सारे एलिमेंट्स को वो अरेंज किया था। और अरेंज करने के बाद ये जो है हर एक 8th एलिमेंट का प्रॉपर्टी फर्स्ट एलिमेंट से मैच करता है, ये इसका बेसिस था, स्टेटमेंट था। क्योंकि ये जस्ट कंपेयर किया म्यूजिक के नोट से, क्योंकि न्यूलैंड्स जो था एक म्यूजिक लवर था, ये इसको म्यूजिक से बहुत ज़्यादा लगाव था। तो जैसे इंडियन म्यूजिकल सिस्टम में सा रे गा मा पा धा नी, फिर ये सा आता है, यानी कि हर 8 नोट इसका रिपीट करता है। सा से स्टार्ट करेंगे और फिर 8 नोट क्या आएगा, सा आएगा। तो ये म्यूजिक सिस्टम के आधार पे जो है एलिमेंट को अरेंज किया, यानी जितना भी एलिमेंट्स था उसको इंक्रीजिंग एटॉमिक मास पे अरेंज किया। और अरेंज करने के बाद जो है वो बोला कि ये एलिमेंट ठीक उसी प्रकार अरेंज हो रहा है जैसे कि म्यूजिकल सिस्टम में नोट अरेंज होते हैं, यानी कि 8 नोट बार बार रिपीट करता है। तो इस तरीके से ये एलिमेंट को अरेंज किए और अरेंज करने के बाद जो है इनका जो क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स का फॉर्म मिला उसको यहाँ पे लिखते हैं। और एक चीज़ का ध्यान रखेंगे कि न्यूलैंड्स के टाइम में जो है इनर्ट गैस का डिस्कवरी नहीं हुआ था। हम लोग क्लास 9 से जानते हैं कि इनर्ट गैस क्या होता है, जो किसी से रिएक्शन नहीं करेगा, जैसे हीलियम है, नियॉन है, आर्गन है, क्रिप्टन है, जेनॉन है, रेडॉन है। ये टोटल जो है 6 इनर्ट गैस है, ये किसी से रिएक्शन नहीं करते हैं। तो यहाँ पे इनर्ट गैस का डिस्कवरी न्यूलैंड्स के टाइम में नहीं हुआ था। तो हाइड्रोजन के बाद अभी मॉडर्न में क्या आता है, हीलियम। तो हीलियम था नहीं तो हीलियम लिखेंगे नहीं। हीलियम के बाद क्या आएगा, लिथियम, हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, बोरन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन।
अब देख सकते हैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, 7 के बाद क्या आएगा 8। तो 8 एलिमेंट को आगे नहीं लिख के इसका प्रॉपर्टी फ्लोरीन, ये हाइड्रोजन से मैच करेगा। तो हाइड्रोजन नीचे फ्लोरीन लिखे, फ्लोरीन के बाद फिर क्या आएगा नियॉन। तो नियॉन तो इनर्ट गैस है तो इसको फिर नहीं लिखेंगे। नियॉन के आगे क्या आएगा सोडियम, सोडियम मैग्नीशियम एल्युमिनियम सिलिकॉन फॉस्फोरस सल्फर। सल्फर के बाद फिर क्या आएगा तो 8th एलिमेंट आ रहा है। सल्फर के बाद जो है क्लोरीन, फिर से इनर्ट गैस आएगा। क्लोरीन के बाद आर्गन, तो आर्गन लिखना नहीं है। आर्गन के बाद जो है पोटेशियम कैल्शियम। इस तरीके से ये जो है न्यूलैंड्स अपने एलिमेंट्स को उसके इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के आधार पे अरेंज किए और अरेंज करके ये इनका फॉर्मेट मिला था। तो न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स में सिंपल स्टेटमेंट यही है कि व्हेन एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस द प्रॉपर्टीज ऑफ 8th एलिमेंट्स आर ए रिपीटेशन ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ फर्स्ट एलिमेंट। यानी कि फर्स्ट एलिमेंट का प्रॉपर्टी 8th एलिमेंट के प्रॉपर्टी से मैच करेगा और उसी के आधार पे इसको अरेंज किया गया। तो इस तरीके से न्यूलैंड्स जो है एलिमेंट का क्लासिफिकेशन किए। लेकिन न्यूलैंड्स में भी लिमिटेशंस आया, न्यूलैंड्स में भी प्रॉब्लम्स आया। न्यूलैंड्स में प्रॉब्लम क्या आया तो न्यूलैंड्स में प्रॉब्लम ये आया कि ये जो है सिर्फ लाइटर एलिमेंट के लिए ही अप्लीकेबल हुआ, यानी कि एटॉमिक नंबर 20 तक। ये कैल्शियम जो है इसका एटॉमिक नंबर 20 होता है, तो लाइटर एलिमेंट यानी अप टू कैल्शियम तक ही ये वैलिड रहा। कैल्शियम के बाद जो प्रॉब्लम ये आने लगा कि एलिमेंट का प्रॉपर्टी मैच ही नहीं हो रहा था, प्रॉपर्टी डिफर कर रहा था। जैसे यहाँ पे ये 3 एलिमेंट का ग्रुप बना तो इसका प्रॉपर्टी सिमिलर था, इसका लिथियम सोडियम पोटेशियम इसका भी प्रॉपर्टी सिमिलर था। लेकिन जैसे ही कैल्शियम से आगे जाना स्टार्ट हुआ तो प्रॉपर्टी उसके ग्रुप से मैच नहीं हो रहा था। तो इसीलिए न्यूलैंड्स के भी कंसेप्ट को डिस्कार्ड कर दिया गया, रिजेक्ट कर दिया गया। तो इस तरीके से एग्जाम में न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव का लिमिटेशन पूछेगा तो लिमिटेशन में सिंपल सा यही कहेंगे कि ये बस लाइटर एलिमेंट पे अप्लीकेबल रहा, क्योंकि हायर एलिमेंट में डिफरेंट प्रॉपर्टी का एलिमेंट डिफरेंट ग्रुप में नहीं जाके सेम ग्रुप में जा रहा था और जिसका प्रॉपर्टी सेम होना चाहिए वो दूसरे ग्रुप में प्लेस हो जा रहा था। तो इसीलिए न्यूलैंड्स को भी डिस्कार्ड कर दिया गया। तो इस तरीके से आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग जो है 2 थ्योरी को डिस्कस किया है, फर्स्ट डॉवर्नियर और सेकेंड न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स और डॉवर्नियर में ज़्यादा इम्पोर्टेंट डॉवर्नियर का स्टेटमेंट और उसका एग्जाम्पल है। तो इस तरीके से हम लोगों ने 2 अर्लियर कंसेप्ट को डिस्कस किया। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग मोस्ट VVR मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल को डिस्कस करेंगे। मेंडेलीव का कंट्रीब्यूशन पीरियोडिक टेबल के फॉर्मेशन में बहुत ज़्यादा है और उसको हम लोग पूरा एक क्लास यानी पूरा एक वीडियो में उसको डिस्कस करेंगे। और फिर जो प्रेजेंट टाइम में हम लोग ये पीरियोडिक टेबल देख रहे हैं इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग जो है सिर्फ और सिर्फ मेंडेलीव का पीरियोडिक टेबल डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।